रिकॉर्डिंग। ओके, आज हमने टॉपिक करना है वो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। ठीक है, लेट्स सी के वेनस ड्रेनेज, कल हमने आर्टरी सप्लाई तो देख ली थी, वेनस ड्रेनेज देख लेते हैं। रेटिना की कितनी लेयर्स होती हैं? जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, कितनी लेयर्स होती हैं? बस नेम नंबर लिख दो आप लोग। शाबाश, 10 लेयर्स होती हैं रेटिना की। आई की कितनी लेयर्स होती हैं? 3। शाबाश, आई की 3 लेयर्स होती हैं, रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। अच्छा, कल जो हमने ब्लड सप्लाई की थी, तो यहाँ तक कौन सी वेसल सप्लाई करी थी पिगमेंट एपिथेलियल से आउटर न्यूक्लियर तक? कौन सी वेसल सप्लाई करी थी पिगमेंट एपिथेलियल लेयर्स ऑफ रॉड एंड कोन्स को? कोरियो कैपिलरीज, मारुख, वेरी गुड। और आउटर प्लेक्सीफॉर्म पे मिक्स थी, और इनर वाली को सारी सेंट्रल रेटिनल सप्लाई करी थी। Here it was mix. Here it was central retinal artery. अच्छा ठीक है, मैसेजेस को मैं डायरेक्ट कर रही हूँ फिर। ओके, आज तो हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई? वेनस ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई में वेनस ड्रेनेज कहाँ है? ब्लू कलर से यूज कर रही हूँ मैं। जो इनर लेयर है, इनर लेयर है, ये जहाँ सब पे इनर लिखा हुआ है, ये देखो, ये ब्लू कलर क्या हो गया आपका? वेन का। अच्छा, जो इनर लेयर्स हैं सारी, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल, नर्व फाइबर सेल, लिमिटिंग, इनर लिमिटिंग, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये सब किस में ड्रेन कर रही है? सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना में। ठीक है, और ये वाली कोरियो कैपिलरीज में, जो आउटर है वो सारी कोरियो कैपिलरीज में ड्रेन कर रही है। पहले वॉर्टेक्स वेन में जाती है, देन कोरियो कैपिलरीज में। इस venous supply, venous drainage clear, blood supply clear, इनर वाली सारी जो है सेंट्रल से सप्लाई हो रही है, और आउटर वाली वॉर्टेक्स वेन में जाती है, फिर कोरियो कैपिलरीज में चली जाती है। क्या क्लियर नहीं हुआ? जो नो लिखता है साथ, प्लीज अपने मैसेज भी टाइप कर दिया करो, ताकि समझ आए कि क्लियर क्या नहीं हुआ। सेंट्रल रेटिनल वेन जो है, इनर को, इनर न्यूक्लियर लेयर को, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल, नर्व फाइबर लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना करती है ड्रेन। ठीक है, और जो आपकी पिगमेंट एपिथेलियल है, लेयर ऑफ रॉड एंड कोन है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म है, उसको वॉर्टेक्स वेन में जाती है, फिर वो कोरियो कैपिलरीज में चली जाती है। अच्छा, ये ऑस्मी में पिक्चर रखी हुई आएगी, आपने बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। सारे अपनी अपनी फाइंडिंग्स लिखना शुरू करो। पेल डॉटेड एरियाज, पेलनेस मुझे तो नहीं लग रहा, हेमरेजिक। अच्छा, डोंट यू थिंक ऐसा लगता है किसी ने टोमेटो स्प्लैश कर दिया इसमें, केचप स्प्लैश कर दिया? इट्स नॉट पेल, केचप स्प्लैश कर दिया, रप्चर हुआ, बट टोमेटो रप्चर हुए हुए हैं। ठीक है, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस नजर आ रही है, हेमरेजेस ऑल ओवर द 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा, अब ऑस्पी में जब वो आपको फाइंडिंग लिखने को कह रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, हम 1 2 3 करके लिखते जाते हैं। 1 में आई कैन सी टोमेटो hemorrhages all over the quadrants, hemorrhage all over
the quadrants, जिसको टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस भी करते हैं। नंबर सेकेंड, somebody correctly, कॉटन वूल भी नजर आ रही है हमें, कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये क्या चीज होती है कॉटन वूल स्पॉट्स? पेज नंबर जतोई का है 202। एक तो हमें हेमरेजेस नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस इस पे, और दूसरा कॉटन वूल स्पॉट नजर आ रहे हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या चीज होती है? जो रुई की तरह होते हैं, ये जो एरियाज ऑफ रुई कैसी होती है? नेक्स्ट पे आई कैन ड्रॉ बेटर। ये देखो, रुई के जो, जब कंदुम कटती है तो रुई उड़ रही होती है, जो रुई का बाल वगैरह होते हैं हल्के हल्के, वो ये नजर आ रहे हैं जो रेड में मैंने किया है। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या शो करते हैं? इस्चीमिया शो करते हैं। अब हमें हेमरेजेस नजर आ रहे हैं ऑफ द क्वाड्रेंट, जिसको अपीयरेंस को हम कहते हैं टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस, और कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जो कि एरिया ऑफ इस्चीमिया है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया, फाइंडिंग्स देख ली हमने। टॉपिक हम कर रहे हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। कल जो हमने टॉपिक किया था वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन था। अब जब आपने ये अपीयरेंस देखी, ये अपीयरेंस हमें किस चीज में नजर आएगी? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमने पिछले वाला रेटिना देखा है? विच इंस्ट्रूमेंट डिड वी यूज? फंडोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, राइट, दोनों एक ही चीजें होती हैं। अब मुझे किसी की आई पे वो मिल गया, तो ये वाली सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन होती है, और यूजुअली एक आंख में मिलेगा, ये मैंने करवानी होगी, ये सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन होगी। ये भी यूक्यू में आता है, ये मार्क कर लो। उसमें भी लिखने को आता है, बेशक आर्टरी ओक्लूड हो रही हो या वेन ओक्लूड हो रही हो, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आप कराते हो सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन पूरी बॉडी में, क्या क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जिसकी वजह से ये हो सकता है, सीबीसी कराते हैं, ईएसआर कराते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो ये अपीयरेंस आ सकती है। यूजुअली जो आर्टरी ओक्लूजन है या वेन ओक्लूजन है वो एक आंख के साथ आती है, लेकिन वो दूसरी आंख में भी हो सकती है, वो दूसरी आंख में हो सकती है, इसलिए हमने फौरन ये इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है और इन रिस्क फैक्टर्स को मॉनिटर करना होता है। प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये ऑटो इम्यून डिजीजेस एएनए, एंटी डीएनए, एनका करवाने होते हैं इनको रूल आउट करने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस को। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, इनके लिए हम सारे सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, कंप्लीट सेल काउंट, ब्लड शुगर लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए कुछ मार्कर्स। अच्छा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? ये किन किन लोगों में होगा जिनकी एज ज्यादा होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखोगे जब आप सिनेरियो पढ़ोगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन या वेन एक्लूजन का, तो सबसे पहले आप चीज ये देखोगे उसकी एज 55 से अबव होगी। 65 ईयर, कल वाले सिनेरियो देखे थे 65 ईयर ओल्ड, 78 ईयर ओल्ड लोग थे, और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन थी, वो बीटा ब्लॉकर्स खा रहे थे। डायबिटिक भी हो सकते हैं, उनका आईओपी रेज हो सकता है, ग्लाकोमा, ओसीपीज ले रहे होते हैं। कोई इसकी मैकेनिज्म बताएगा कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो उनका ये वाली ऑक्लूजन क्यों हो रही है? शाबाश, थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस क्यों होगा? ब्लड थिक करा देती हैं ओसीपीज। शाबाश, हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है, वेरी गुड। ब्लड थिकनिंग मैंने लिखा है, बट जो लोग लिख रहे हैं एस्ट्रोजन इज रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, हाइपर कोगुलेशन स्टेट, दे आर राइटिंग बेटर देन आई डिड। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म खराब करवा देते हैं, इनका एडवर्स इफेक्ट है। तो आप हिस्ट्री में सारी चीजें निकाल लोगे कि उसकी एज कितनी है, हाइपरटेंसिव है कि नहीं,
उसको डायबिटीज है कि नहीं, ओसीपीज खाई है कि नहीं, स्मोकिंग है कि नहीं। स्मोकिंग भी हाइपरकोगुलेबल स्टेट करवा देता है। अब साइट ऑफ ओक्लूजन कहाँ होगी, जहाँ पे ऑक्लूड हुई और उसके बाद वेन किस जगह पे ऑक्लूड होगी, जहाँ पे आर्टरी ऑक्लूड हुई थी कल? लेमिना क्रिब्रोजा में। लेमिना क्रिब्रोजा में से कौन से स्ट्रक्चर एंटर हो रहे होते हैं और कौन से लीव कर रहे होते हैं? आर्टरी एंटर हो रही होती, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही होती है, लीव क्या क्या कर रहा होता है? वेन लीव कर रही होती, वेरी गुड, और एक्सॉन्स लीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब लेमिना क्रिब्रोजा में ही आर्टरी भी और वेन कॉमन शीथ शेयर करते हैं, यहीं पे कंप्रेशन होती है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व देखो यहाँ से जाती हुई दिखा रहे हैं। और लेमिना क्रिब्रोसा कैसे होता है, छन्नी होती है जिसके अंदर सुराख होते हैं फॉर लेटिंग थिंग्स गो एंड आउट, ऐसे करके आर्टरी और नर्व जा रही है, और ब्लू से बना देती हूँ, वेन एंड एक्सॉन्स वापस आ रहे हैं। लेमिना क्रिब्रोसा जिसमें, ऐसा लेमिना जिसमें सुराख है। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन होगी ब्लड फ्लो की, ठीक हो गया, और या स्टेग्नेशन हो गई। जब आगे आप ब्लड को जाने नहीं दोगे तो पीछे पूलिंग होगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वेन है, ये आ रहा है इधर से, आर्टरी बिल्कुल ठीक है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है। अब आपकी वेन हमने ऑक्लूड कर दी है, यहाँ से बंद कर देते हैं इसको। तो जितना भी ब्लड आ रहा है अब वो आगे जा ही नहीं सक रहा, तो ये फूल जाएगी और लीकी हो जाएगी। अब एडीमा होगा क्योंकि इसमें से चीजें निकलना शुरू कर देंगी, एबनॉर्मल लीकेज होगी और हेमरेजेस, सारा ब्लड नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से चैनल जो है आपका आगे से बंद है, तो ये साइड से निकलना शुरू हो जाएगा ब्लड। प्रेशर इंक्रीज होगा पहले और फिर साइड से निकलना शुरू होगा, पहले वेसल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि आगे बंद हो गया रास्ता। पैथोजेनेसिस समझ आई है? स्कीमिक और नॉन स्कीमिक बताती हूँ क्या है मतलब उसका, फिर मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ उसके लिए। ये समझ आ गया कैसे हो रहा है ये, और शुड आई रिपीट? देखो, ये मेरी आर्टरी है, खूब ब्लड लेके आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही है। आगे मेरी वेन आती है जो वापस लेके जा रही है चीजों को, ये कहीं से ऑक्लूडेड हो गई, आगे ऑक्लूजन आ गई इसमें। ठीक है, तो अब मेरा ब्लड आ रहा है तो वेसल, यहाँ पे पहले इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि देर इज नो, आगे जाने का रास्ता है नहीं, तो यहाँ पे जोर लगाएगा। उसके बाद क्या होगा, चीजें लीक आउट करना शुरू कर देंगी, चीजें लीक आउट करना शुरू करेंगी, एबनॉर्मल लीकेज, हेमरेज हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, इसके इर्द गिर्द कोलेट्रल्स बन जाएंगे, इसको बाईपास करके हम चले जाएंगे, कोलेट्रल्स बन जाएंगे, न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी। इज इट क्लियर? नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। डायबिटीज में रिस्क कैसे है? डायबिटीज में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस भी स्टार्ट हो जाता है, और डायबिटीज में आपका ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होता है, वो भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। सही, यस और नो, सो दैट हम आगे चलें, अगर समझ आ गई है तो। पैथोजेनेसिस ये अपनी बुक पे लिख रहे हो आप सारे, सबने ये टेबल बनाना है। पैथोजेनेसिस का पहले ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फिर क्या होगा, वेसल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब उसको आगे आप ब्लड को जाने नहीं दोगे, फिर क्या होगा, ब्लड साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, एडीमा होगा। और फिर उसको हमने फिर भी ब्लड को लेके जाना, तो हमें दूसरी नए वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी, कोलेट्रल्स बन जाएंगे। बेसिक जो आपकी पैथो है मैकेनिज्म। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सडन ऑनसेट ऑफ इम्पेयर विजन, एकदम से पेशेंट आके कहेगा कि एकदम से मुझे नजर आना बंद हो गया। यहाँ तक ये सिम्टम जो है, सडन ऑनसेट ऑफ इम्पेयर विजन, डू यू थिंक इट्स सेम जैसे हमने कल किया था? कल भी सिर्फ यही सिम्टम था, सडन ऑनसेट था इम्पेयर्ड विजन का। अगर एक पेशेंट आपको ये आके बताता है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि उसकी वेन ओक्लूड हुई है कि आर्टरी ओक्लूड हुई है? फिर क्या करूं मैं अब?
अगर आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई तो अब थर्मोस्कोप से देखेंगे, वेरी गुड। इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, वेरी गुड। फंडोस्कोपी, वेरी गुड। अब आप कैसे करोगे आइडेंटिफाई इसको? फंडोस्कोपी में देखोगे। फंडोस्कोपी में क्या डिफरेंस आएगा, इसमें क्या नजर आएगा और उसमें क्या नजर आ रहा था? अच्छा, एक बात ये भी पेनलेस है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसमें शायद पेन हो, इसकी भी पेनलेस है। सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस इम्पेयर्ड विजन इज एग्जैक्टली सेम एज ये, सिर्फ मुझे उसका ऑप्थेल्मोस्कोप से शायद पता चल जाए जल्दी। उसमें चेरी रेड स्पॉट नजर आना है, इसमें टोमेटो स्प्लैश नजर आनी है। अच्छा, अब हम साइंस देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसकी। एक तो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं इसमें लिखी हुई है जतोई में दो टाइप्स। ठीक है, वो टाइप्स के लिए ये मैंने अपने, जब मैं फोर्थ ईयर में थी, ये टेबल मैंने खुद बनाया था, अपनी बुक में लगाया था, क्योंकि ये आप लोग भी खुद से ये वाला टेबल कॉपी करके अपनी बुक्स में लगा लेना फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी दो टाइप्स लिखी हुई है, इस्कीमिक एंड नॉन इस्कीमिक। इसमें क्या फर्क है? असल में नॉन स्कीमिक में क्या हुआ है, स्कीमिक, स्कीमिया का मतलब होता है बिल्कुल ही ब्लड नहीं जा रहा। आई एम राइटिंग हियर जीरो, जीरो परफ्यूजन है। और नॉन स्कीमिक में क्या होता है, ब्लड स्लो हो गया। ब्लड स्लो कैसे होता है, किसी को पता है ब्लड स्लो कैसे होता है? अभी बता रहे थे सारे मुझे, हाइपर कोagulable स्टेट्स में मैंने ओसीपीज खाई तो मेरा ब्लड स्लो हो गया, जिसके लिए हम क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं थिनिंग करने के लिए। ब्लड स्लो है, इस्कीमिया नहीं हो रहा, लेकिन विस्कस हो गया। विस्कस ब्लड क्या क्या चीजें करवाती हैं, ओसीपीज कराती हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है, पोलीसाइथीमिया कराता है। ठीक है, पैथो वाली कॉजेस। इसमें मेरा ब्लड स्लो हुआ है, नॉन इस्कीमिक सीआरवी हुआ है। लेकिन अगर इस्कीमिया है, टोटल ऑक्लूड हो गया है, तो उससे कोई भी सब परफ्यूजन नहीं होगी, इसमें जीरो परफ्यूजन है स्कीमिया में। अब दोनों के फर्क क्या होंगे, जब विजन लॉस चेक करोगे आप, विजन लॉस तो इसमें मार्क्ड होगा, इसमें माइल्ड होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है, थिक हो गया, स्लो हो गया, ब्लड स्लो हो गया। विजुअल एक्यूटी इसकी काउंटिंग फिंगर्स तक आ जाएंगी, उसमें बिल्कुल माइल्ड लॉस होगा। ठीक है, आरएपीडी में जब रिलेटिवली एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट, आप लोगों को समझ आ गया आरएपीडी, क्योंकि आरएपीडी उसने बार बार पूछा हुआ ऐसी, कि उसमें एक्सप्लेन करो आरएपीडी। आरएपीडी कैसा होगा आपका सीआरवीओ में, सीआरएओ में? से यस और नो? यस, इसका एफरेंट पार्ट अफेक्ट होगा, ये लेके नहीं जा सकेगा। जब लेके नहीं जाएगा तो इफरेंट क्यों आएगा, लेकिन दूसरी आंख का ठीक होगा, वो लेके आ जाएगा। यही जो मैंने बताया इसी का लिखना है। इसमें आरएपीडी मार्क्ड होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो होगी, इसमें रिलेटिवली माइल्ड होगा, इसमें भी होना शुरू हो गया होगा लेकिन लेस। ब्लड स्लो हुआ, इधर ब्लड जीरो ब्लड जा रहे हैं। लेट मी राइट, जीरो ब्लड, बिल्कुल ही आपने बंद कर दिए सब। अच्छा, एफएफए कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी? और एफएफए इज यूज्ड फॉर, एफएफए कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी? फंक्शनल फ्लोरेस एंजियोग्राफी। जब भी आपने किसी की देखनी हो वास्कुलर सप्लाई एक जगह की, हार्ट में भी कराते हो आप, ब्रेन में भी करवाते हो, ठीक है, वेसल्स की पेटेंसी चेक करने के लिए। इसमें तो नॉन परफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि कोई ब्लड पास नहीं कर रहा, इसमें परफ्यूजन ठीक होगा, इट्स जस्ट स्लो, बट वेसल बुरी तरह सही से भर रही है। ठीक है, आप क्या करते हो, एंटी क्यूबिटल वेन में डालते हो अपना फ्लोरेसेंस डाई। फ्लोरेसेंस डाई उनमें नहीं डाल सकते जिनका किडनी फंक्शन अच्छा नहीं हो सकता, जिनका किडनी फंक्शन अच्छा नहीं होता। क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यूज पहले चेक करते हो, उसके बाद डालते हो, उसके बाद एक्सरे लेके देखते हो कि वेसल्स कहाँ कहाँ तक ब्लड लेके जा रही है। ब्लड लेके जा रही होती है तो शाइनी कलर की फ्लोरेसेंस आती, चमकती अपीयरेंस नजर आती है आपको एक्सरे में। अच्छा, अब हो गया रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसमें आपको हेमरेजेस, एडीमा नजर आएगा। कोई मुझे पैथोजेनेसिस बता सकता है कि इसमें आपको एडीमा क्यों नजर आएगा सेंटर रेटिनल वेन ऑक्लूजन में? फंक्शनल फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आप वेसल्स को देते हो, डाई आप एंटी क्यूबिटल वेन में डालते हो, ठीक हो गया, एंटी क्यूबिटल वेन में डाल के पेशेंट को बिठा देते हो। उसके बाद जहां जहां वो आपकी ब्लड सप्लाई जाएगी, जहां जहां आपकी ब्लड सप्लाई जाएगी, आप देखते रहोगे पेटेंसी ऑफ
वेसल्स को, एंटी क्यूबिटल वेन जो आपकी क्यूबिटल फोसा में डालोगे आप ये। अच्छा, एडिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। वेरी गुड, लेट मी राइट दिस। इंट्रावेस्कुलर प्रेशर increase due to obstruction. अब साइंस हमें क्या क्या नजर आएंगे? विजुअल एक्यूटी लेस होगी, आरएपीडी प्रेजेंट होगा, आईओपी रेज्ड होगा। कैन समबडी टेल मी आईओपी क्यों रेज्ड होगा? इंट्राऑकुलर प्रेशर क्यों आई का रेज हो गया? एडीमा हो रहा है। और फिजान, एडीमा क्यों हो रहा था? एडीमा क्यों हो रहा था? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, चीजें वहां से बाहर निकल गई। एडीमा यहाँ पे हो रहा है लीकेज की वजह से। ठीक है, आगे से ब्लॉक थी तो चीजें लीक करने करने लग गई थी, लीक आउट करने लग गई थी। और उसके बाद फिर जब इतनी सारी चीजें जो पहले से प्रेजेंट नहीं थी, वो हमारे आई के प्यूपिलरी जो पाथवे है उसको ब्लॉक करने लग गई। यस, लीकेज जो हो रही थी प्रोटीन्स की, जो लीकेज कंटेंट्स की थी वेसल से। और हम क्या करेंगे? साइंस एफएफए कराएंगे और ओसीटी कराएंगे। एफएफए और ओसीटी कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रही तो सिर्फ आप उनके नेम्स लिखाओगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। यू आर नॉट सपोज टू रीड एफएफए की रिपोर्ट, ओसीटी की रिपोर्ट। अच्छा, अब ये ऑस्पी में आपसे लिखवाते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, फंडेक्स एग्जामिनेशन लिखते हैं, और ये 4 मार्क्स का होता है, 4 या 3 मार्क्स का, एंड यू हैव टू स्कोर फुल। ये ऑस्पी में फाइंडिंग्स लिखनी होती है, ऑस्पी फाइंडिंग्स इन CRVO। इसमें आप देखोगे एक तो रेटिनल वेन्स जो होंगी डायलेटेड एंड एंगॉर्ज्ड होंगी। व्हाई आर दे डायलेटेड, एंगॉर्ज्ड एंड टॉर्चस? ऑक्लूजन से इंट्रावास्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए मोटी हो गई है, वो डायलेट हो गई है। उसके बाद डॉट प्लॉट फ्लेम शेप्ड हेमरेज ऑल ओवर द 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, डॉट डॉट टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस है ये, लाल लाल लग रहा है किसी ने, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस है। कॉटन वूल स्पॉट, जिसको आप कह रहे थे हल्का सा पेलनेस नजर आ रही है, वो पेलनेस क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अब ब्लड सप्लाई उन जगह की खत्म हो गई है, क्योंकि ये बहुत थोड़े एरियाज हैं। ऑप्टिक डिस्क और मेडिकुलर एडीमा, अगेन दोबारा इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, चीजें निकल रही हैं, और ऑप्टिक डिस्क पे कंप्रेशन आ रहा है फ्लूइड लीक होने से। लेट्स सी देम अगेन। ये देखो फ्लेम शेप हेमरेज है, ये ब्लड निकला हुआ है, ये येलो कलर के कॉटन वूल एक्सुडेट्स नजर आ रहे हैं, दिस 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 दिस। डायलेटेड वेन्स हैं, डायलेटेड टॉर्चस वेन्स, ये देखो मोटी मोटी ये डायलेटेड वेन्स नजर आ रही हैं। ये हो गया आपका टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस। टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस सुपरफिशियल जो हेमरेजेस हैं उन्हीं को कहते हैं हम। अच्छा, नाउ फिजान, जो ऑप्टिक डिस्क और लेमिना क्रिब्रोसा जो है ना, लेमिना क्रिब्रोसा जो है स्क्लेरा से आपकी जो चीज जो है सुराख करके निकलती है, उसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क में जो सुराख है वो लेमिना क्रिब्रोसा है। हम ब्रांच एक्लूजन नहीं कर रहे, ब्रांच एक्लूजन में सिर्फ उसको सुपीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर जो पोल पे हुआ हुआ है वो, इतने सुपीरियर पोल में हुआ हुआ है ये सिर्फ इतने पोल पे नजर आ रहे हैं, बाकी सारे नीचे जो है नॉर्मल है। आप लोगों ने सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन करना है। और एक और स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि RAPD लिखा हुआ है, कहीं एब्सेंट होगा और कहीं माइल्ड होगा, तो माइल्ड किन केसेस में होगा, स्कीमिक में या नॉन स्कीमिक में? नॉन स्कीमिक में क्या होगा? माइल्ड होगा। और बिल्कुल RAPD बिल्कुल नहीं हो रहा इलिसिट,
साइन अलग अलग लिखे हुए हैं, तो मैंने टेबल बना दी तो को इजी हो जाए, उस टेबल को बुक पे ड्रॉ कर लो, इट विल बी इजियर। इतना लेंथी किया हुआ है जो तोई में, और इसको ये देखो स्कीमिक, स्कीमिक में बिल्कुल ब्लड सप्लाई बंद होगी, हेमरेजेस हैं, डिस्क एडीमा है, एंगॉर्ज्ड वेन्स हैं। नॉन स्कीमिक भी लुक सेम, बट उनके जो साइंस हैं उनमें इंटेंसिटी का डिफरेंस है। लेमिना क्रिब्रोजा जो होता है छन्नी की तरह की अपीयरेंस होती है, ठीक है, इट्स द बैक ऑफ द आई पे होती है, जहां से दो चीजें निकल के आती हैं, दो चीजें निकल के जाती हैं। ऑप्टिक नर्व अंदर जा रही होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अंदर जा रही होती है, वापस क्या आ रहा होता है, वेन वापस आ रही होती है, और एक्सॉन्स मैसेज लेके वापस आ रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो हमने करानी है वो एफएफए और ओसीटी करानी है। ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है। जो सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन है पूरी बॉडी की करानी, वो कौन सी है? टू रूल आउट कॉज के हुआ क्या था उसे। इनके सिर्फ नेम्स की फुल फॉर्म लिखा है, इनकी रिपोर्ट्स आपको रीड नहीं करनी आनी चाहिए। सीबीसी कराई थी, ब्लड प्रेशर करा रहे थे, वेरी गुड। और क्या करा रहे थे? ईएसआई करा रहे थे, वेरी गुड। ब्लड शुगर लेवल करा रहे थे, लिपिड प्रोफाइल करवा रहे थे, ग्लूकोज लेवल, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाए थे, एएनए। अच्छा, इसमें फंक्शनल फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, इसमें आप वेसल्स की प्रोफ्यूजन देखते हो, वेसल्स की वेसल परफ्यूजन। इसमें आप देखते हो कौन सी लेयर डेड है या अलाइव है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। रेटिनल लेयर्स देखते हो ऑफ आईज। सिर्फ इनके नेम्स आने चाहिए। ये देखो, ये ओसीटी है, ऑप्टिकल कोहेरेंस। इसमें देखो सारी लेयर्स नजर आ रही हैं, एक रेटिनल पिगमेंट, ठीक, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन। यहाँ से स्टार्ट होता है रेटिना की, यहाँ तक जा रही है। ये क्या चीज है? डिप्रेशन। इधर डिप्रेशन क्यों है रेटिना पे? शाबाश फैजान, वेरी एक्टिव। फोबिया, फोबिया की क्या स्पेशलिटी है? जो हमारे रेटिना पे डिप्रेशन है, एक फोबिया, उसकी क्या स्पेशलिटी है? इधर मैक्सिमम कोन्स होती हैं, मैक्सिमम कोन्स होती हैं और रॉड्स नहीं होते, तो इमेज अच्छा बनता है। ठीक है, आई एम राइटिंग है, ये ओसीटी है। ओसीटी पे आप देखते हो, ये नॉर्मल ओसीटी है। यू आर नॉट सपोज टू रीड एन ओसीटी, यू आर नॉट सपोज टू डू एन ओसीटी। आपने परफॉर्म नहीं करना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, लेकिन आपको बस उसके नेम्स पता होने चाहिए। अब आपने देखना है ये वाली कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन को क्या कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं सिर्फ। एफएफए। कैसे पता चला ये एफएफए है? फंक्शन फ्लोरेंस एंजियोग्राफी है। वेसल्स नजर आ रही हैं हमें, चमकती हुई वेसल्स नजर आ रही हैं। एक्सरे लग रहा है, ये बिल्कुल ब्लैक ब्राउन। एक्सरे लेते हैं हम पहले, फ्लोरेंसिस डाल के एक्सरे देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक जा रही है। ये देखो, इसमें भी परफ्यूजन एरिया, इसमें भी वो नजर आ रहा है आपको, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस। ये टोटली इस्कीमिक एरिया हो गया, तो जाना ही बंद हो गया, ये ब्लैकनिंग हो गई है उस एरिया की। यस, फ्लोरेंसिस नजर आ रहा है, वेरी गुड। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी अगर सपोज किसी की वेन ब्लॉक हो गई है, वहां पे न्यू वेसल ग्रोथ हो जाएगी। न्यू वेसल ग्रोथ कैसे होती है? अगर कोई
हाइपोक्सिक एरिया हो तो न्यू वेसल ग्रोथ करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, पैथो में पढ़ के आए थे हम, न्यू वेसल्स कैसी किस चीज से ग्रो करवाते हैं हम, पूरी बॉडी में न्यू वेसल्स कैसे ग्रो कराते हैं, क्या मैकेनिज्म है न्यू वेसल्स ग्रो करवाने का? शाबाश, वेरी एक्टिव। वेजिव्स होते हैं ये। वेजिव स्टैंड फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। और इनका स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? लो ऑक्सीजन, लो O2, हाइपोक्सिया। यस, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं, वेरी गुड। तो उससे क्या होगा, अब उससे क्या हो जाएगा, आपकी वेसल्स नहीं बन जाएंगी, जब वेसल्स नहीं बनेगी तो ये सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाएगा। ऑल्सो अब विट्रस में हेमरेज कैसे पहुंच गए, ये आई है आपकी, ये लेंस पड़ा हुआ है जोन्यूल से, आगे जो होता है एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। इज इट राइट? से यस और नो इन चैट की, सही किया कहा है मैंने। अब रेटिना पे हेमरेजेस हो गए हैं तो ब्लड वहां से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मैं ऑरेंज से ब्लड बना रही हूँ, ब्लड वहां से निकाल के आपके विट्रस में आ जाएगा, तो आपके विट्रस जो हुआ है ग्लास की तरह, विट्रस का मतलब होता है ग्लास की तरह, जो विट्रस होगा वो क्लियर नहीं रहेगा, उसके अंदर भी ब्लड आ जाएगा। ब्लड कहाँ से आया विट्रस के अंदर? रेटिना से आया है। उसके बाद मैक्यूलोपैथी, मैक्यूला की क्या शुरू हो जाएगी, पैथोलॉजी, डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसका इस्कीमिया हो गया, नो मोर ब्लड इज बीइंग सप्लाइड टू इट। अच्छा, क्रॉनिक सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा, एडीमा के तो मैकेनिज्म समझ आ गया, मैक्यूला पे क्यों हो रहा है। सिस्टोइड्स का क्या मतलब है, वाटर फिल्ड स्पेसेस बन रही हैं मैक्यूला के ऊपर, इसमें वाटर फिल्ड स्पेसेस बन रही है, एंड में कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मैक्यूलोपैथी क्या होता है, जब आपका मैक्यूला है ना वो नॉर्मल नहीं रहा, नॉर्मल क्यों नहीं रहा, उस पर वेसल्स बन गई हैं, उसकी ब्लड सप्लाई खराब हो गई है, तो मैक्यूलोपैथी का मतलब होता है मैक्यूला की डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगी, पैथोलॉजी मींस डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस, मैक्यूला की डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, somebody is asking कि इस्कीमिक की कॉम्प्लिकेशन है नॉन स्कीमिक की है। देखो, डायरेक्ट स्कीमिक हो सकता है, अगर सपोज थॉम्बस डायरेक्टली मेरी वेन में आ गया। अब नॉन स्कीमिक हो सकता है कि पहले मुझे सिकल सेल एनीमिया हो, मेरी ब्लड थिकनिंग हो, विस्कोसिटीज हो, मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हूँ, और उसके बाद अगर पहले ब्लड थिकनिंग होगी उसके बाद वो भी थ्रोम्बस बन सकता है। जो नॉन स्कीमिक है वो भी स्कीमिक पे जा सकता है, हमेशा जो नॉन स्कीमिक स्टेट्स हैं वो भी सारी स्कीमिक पे चली जाएंगी। नॉन स्कीमिक इज इनिशियल स्टेज एंड स्कीमिक इज अ लिटिल एडवांस स्टेज। मैं डायरेक्ट स्कीमिक भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। अच्छा, रूबरस आइरिडिस, आइरिस पे आपकी जो है ना वेसल्स बन रही है, आइरिस पे वेसल्स बन रही हैं, ये आइरिडिस मतलब, आइरिडिस मींस आइरिस, रूबरस मींस रेडनेस हो गई है ड्यू टू न्यू वेसल्स फॉर्मेशन। न्यू वेसल्स इसलिए फॉर्म हुई है कि आपकी लो ऑक्सीजन थी, हाइपोक्सिक स्टेट थी, ठीक है, हाइपोक्सिक स्टेट थी, जिससे हाइपोक्सिया ने वेजिस को बुलाया, वेजिस ने क्या किया, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स ने न्यू वेसल्स बना दी सारी उस जगह पे, न्यू वेसल्स के बनने से ग्लाकोमा हो गया। यस, आप ओवरऑल इसके ऐसे याद कर लें। हाँ, इसको एक अनदर स्टूडेंट से इसको 100 डे कहते हैं, 90 डेज कहते हैं, 90 डेज कहते हैं ग्लाकोमा, ये 90 डेज लगते हैं इसको डेवलप होने में। देखो, फॉरन से तो ब्लॉक नहीं होगा ना, पहले आपका लोब, पहले आपका नॉन स्कीमिक स्टेट होगी, ठीक है, उससे अभी आधा ऑक्सीजन आ रहा है आधा नहीं आ रहा, फिर कंप्लीट उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। 90 डेज वाला ग्लाकोमा कहते हैं इसको, 90 डेज वाला, इट कम्स इन एमसीक्यूज टू के 90 डेज वाला ग्लाकोमा किस डिजीज में होता है, जब आपकी वेन ओक्लूजन होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पहले तो ब्लड थिक हुआ तो थोड़ी ऑक्सीजन हो गई, फिर जब कंप्लीटली ऑक्सीजन, लो लेवल ऑक्सीजन हुआ तो वेजिफ इतना ज्यादा सिक्रीट हुआ कि वेसल्स बनने लग गया, वेसल्स को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा,
इवन दो वेसल्स बन गई, उनके अंदर से जब उन कंटेंट जो होगा उसका लीक करेगा और फिर पीपल को ब्लॉक करेगा, इट टेक्स 90 डेज को ग्लाकोमा को डेवलप करने में। ग्लाकोमा का क्या मतलब होता है, आपका आईओपी रेज हो जाएगा। और सेकेंडरी का मतलब है, हमें कॉज पता है, सेकेंडरी का मतलब था इनिशियली हमें CRVO हुई है, उसकी रीजन की वजह से हमें हो गया न्यू वास्कुलराइजेशन, मतलब न्यू वेसल्स बनी है CRO की वजह से, तो हमें ग्लाकोमा हो गया। इज इट क्लियर? विट्रस में हेमरेजेस कैसे आए? विट्रस में हेमरेजेस रेटिना से आए। अच्छा, सेकेंडरी ग्लाकोमा जो होता है वो 90 डेज लगते हैं उसको होने में। पहले, हाँ, 100 डेज ग्लाकोमा इसलिए कहते हैं कि उसको 100 डेज लगते हैं डेवलप होने में। आईओपी को, ग्लाकोमा का मतलब होता है इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो गया, आई का प्रेशर रेज हुआ, 90 डेज ऐसे लगते हैं कि पहले आपका नॉन इस्कीमिक है, ठीक हो गया, उसमें लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे, ब्लड थिक हो गया, उसके बाद जब ब्लड थिक हुआ उसके बाद स्कीमिक हो गया, बिल्कुल ही ऑक्सीजन जाना खत्म होगी। जब बिल्कुल ऑक्सीजन आपकी बॉडी ने सेंस किया लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उन्होंने क्या किया, वेजेफ सेक्रीट करवाया, वेजेफ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। जब एंडोथेलियल फैक्टर ग्रोथ के नए वेसल्स बन गई, नई वेसल्स जब बनी है तो दे स्टार्ट लीकिंग और एबनॉर्मल पोजीशन बन गई जहाँ पे ऑलरेडी उनको बनना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से ग्लाकोमा हो गया, आयरस पे बन गई है, वो रेड आयरस हो गया। उसके बाद उसके बाद स्टूडेंट्स पूछ रहे सिस्टोइड मैकुलर एडीमा क्या होता है, एडीमा क्यों होता है CRVO में? एडीमा की मैंने पैथोजेनेसिस अभी सिखाई थी। एडीमा की कैसे है, कोई पूछे आपसे कि CRVO में एडीमा क्या हो रहा है तो कैसे लिखोगे? ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, चीजें लीक करना शुरू कर दी, प्रेशर ज्यादा हुआ, उसके बाद चीजें लीक करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि एक तो एडीमा है मैक्यूलर पे, और उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। सिस्टोइड में क्या होता है, सिस्ट का पानी की सिस्ट बन गई है मैक्यूलर पे भरी हुई। अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशन को दोबारा देख लेते हैं। न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा, ये जो सारी उसने ब्लैक ब्लैक चीजें बनाई हैं, इसका मतलब सारी जगह पे वेसल्स बन गई हैं, ये सारी न्यू वेसल्स बन गई हैं। न्यू वेसल्स का पैथोजेनेसिस क्या था? न्यू वेसल्स और कोलेटरल्स का पैथोजेनेसिस क्या था CRVO के बाद? शाबाश, वेजिव सेक्रीट होंगे देन न्यू वेसल्स बनेंगी। वेजिव सेक्रीट होगा क्यों? क्योंकि आपका ब्लॉकेज हो गया है, हाइपोक्सिक स्टेट है। विट्रस हेमरेज मैंने बता दिया कि देखो रेटिना में हेमरेज हुआ है, रेटिना से क्या कर रहा है, इस रेटिना से जाके हेमरेज में जा, रेटिना से जाके विट्रस में जा रहा है। विट्रस पीछे पड़ा होता है लेंस के, आगे कौन सा फ्लूइड पड़ा होता है? एक्वस ह्यूमर पड़ा होता है, आगे एक्वस ह्यूमर पड़ा होता है, लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर पड़ा होता है। विट्रस में हेमरेज कहाँ से हो रहा है कि वो रेटिना से ब्लड जा रहा है विट्रस में। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे वहां से कैसे जा सकते हैं, वहां पे टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस हुई हुई है, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस हुई है वहां पे, सारा ब्लडी, जब आप फंडस में देख रहे हो वहां पे सारा ब्लडी है, वहीं से ब्लड यहाँ पे आ रहा है, विट्रस में भी ब्लड आ गया रेटिना से। ये सारा जो है, टाइम लेट मी कलर, ये सारा आपका विट्रस है। सब एग्री करते हो कि ये जो जा रहा मैं सारा कलर करी हूँ विट्रस है। और इसके पीछे वाली लेयर ऑरेंज से बना देती हूँ, रेटिना है, रेटिना में सारा ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का रेटिना बना देते हैं, ये ऑरेंज, इसमें क्या हुआ, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस हुई हुई है, हेमरेजेस हुए हुए हैं, वही हेमरेजेस का ब्लड विट्रस में आ जाता है। यस, यस सर, विट्रेक्टमी करेंगे। विट्रस भी अगर खराब हो गया तो, अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तो। उसके बाद मैक्यूलोपैथी होगी। मैक्यूलोपैथी का क्या मतलब होता है, मैक्यूला की डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी, इस्कीमिया हो जाएगा।
इस्कीमिया क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज ब्लॉकेज। और इसके बाद कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अच्छा, ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रीपरफ्यूजन स्टैब्लिश करें। तो कैसे रीपरफ्यूजन हम स्टैब्लिश करें? हम ना एंटी वेजेफ भी बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एंटीकोगुलेंट दे के, वेरी गुड। और सुमेरा, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि हम एंटीकोगुलेंट देंगे? आप मेरी हिस्ट्री लोगे कि मैंने ओसीपीज खाए हुए हैं और यहाँ पे मैं कोई और दवाई खा रही हूँ जिससे मेरा हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो रही है। यस, एस्पिरिन दे के, वेरी गुड, वेरी गुड मारुफ, इज वेरी गुड। और अच्छा रानी, हमने ये क्यों दिया स्टेरॉइड? व्हाई आर यू गिविंग स्टेरॉइड? क्योंकि एडीमा हुआ है, मैंने वो भी रिड्यूस करना है। अच्छा, लोगों ने फार्माकोलॉजिकल एजेंट सही आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनकी बस रीजंस कर लेते हैं आगे कि क्यों क्यों दे रहे हैं, क्या क्या। अच्छा, ट्रीटमेंट है एज सून एज पॉसिबल। व्हाई डू वी नीड टू ट्रीट दिस एज सून एज पॉसिबल? ऐसा क्या हो गया? ये इज इट इमरजेंसी? इज इट? अच्छा सही है, सारे कह रहे हैं कि इमरजेंसी स्टेट है। ब्लाइंड हो सकता है। जब वो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, आप उसका आरएपीडी चेक करो, विजुअल एक्टिविटी चेक करो, तो आपको माइल्ड सा लॉस बन रहा है। ठीक है, माइल्ड सा लॉस मिल रहा है। तो इट कुड बी अभी तक नॉन स्कीमिक स्टेट में गया हुआ है, अभी सिर्फ स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, कंप्लीट इस्कीमिया नहीं हुआ। अगर कंप्लीट इस्कीमिया हो जाएगा, टिश्यू विल डाई, वेरी गुड, टिश्यू विल डाई। कंप्लीट इस्कीमिया, टिश्यू विल डाई। फिर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होगा और एक दफा ब्लॉक हो गया तो। अच्छा, मेडिकल कंट्रोल में हमने क्या देना है? एंटीकोगुलेंट्स देने हैं, थिन करना है ब्लड को, एस्पिरिन देनी है, स्टेरॉइड्स देने। स्टेरॉइड्स का रैशनल समझा दो, क्या क्या क्यों देने हमने स्टेरॉइड? एडीमा को। स्टेरॉइड्स जो होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। स्टेरॉइड्स आई एम राइटिंग हियर कि एडीमा को रिड्यूस करने के लिए। वाज एडीमा सीन ऑन फंडोस्कोपी? एंटीकोगुलेंट्स। was edema seen on ophthalmoscopic finding? Yes, macular edema was seen. Ischemic में भी आप एंटीकोगुलेंट्स दोगे। उसके बाद सर्जिकल कंट्रोल में आप पैन फोटोकोगुलेशन करोगे फॉर न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा। ये क्या चीज है? किसी को कॉन्सेप्ट है इसका? ये देखो, मैं लेजर बीम डाल के क्या कर रही हूँ, जो नई वेसल्स बन रही है ना, उनको जला रही हूँ। मैं ये क्यों कर रही हूँ? Why am I burning the new vessels? ग्लूकोमा को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा। Okay, try solving this question. A 50-year-old, what is the most important thing in CRO या CRAO, CRVO और CRAO? एज। एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, एज। 50 years का है ये। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। तो ये मोनोऑक्लियर सडन विजुअल लॉस हुआ यहाँ से। अब मुझे कुछ पता चल रहा है, इट कुड बी CRVO और CRAO। आर्टरी भी ओक्लूड हो सकती है और वेन भी ओक्लूड हो सकती है। अभी तक मुझे कुछ पता चला है सेकंड लाइन तक। से यस और नो, सेकंड लाइन की इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हुई है? कुछ भी नहीं क्लियर हुआ। सिर्फ मुझे पता चला एज उसकी और एकदम से सडन जो हिस्ट्री एक आंख का हुआ है। अभी तक दोनों। फिर विजुअल एक्यूटी देखिए तो 6 to 6/60 इन द आई है, विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस्ड। रेटिनल एग्जामिनेशन पे क्या मिला है मुझे? डायलेटेड वेन्स मिली है। ओके,
दिस इज समथिंग, डायलेटेड वेन्स मिली हैं। फिर मुझे डिफ्यूज रेटिनल हेमरेज मिले हैं। डिफ्यूज रेटिनल हेमरेज किस वजह से होते हैं? ऑक्लूजन है, सेंट्रल वेन ऑक्लूजन है। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं? इस्कीमिक एरियाज होते हैं। डायलेटेड वेन्स क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है आगे इसलिए डायलेट हो गई हैं। रेटिनल एग्जामिनेशन मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से किया है? अगर आपके पास ओपीडी में बंदा आता है, आपके क्लिनिक पे बंदा आता है, तो आपने रेटिनल एग्जामिनेशन किससे किया? क्योंकि हिस्ट्री में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऑप्थेल्मोस्कोप से किया, ऑप्थेल्मोस्कोप से किया। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशंस लिख के भेजो। इस केस को डायग्नोज कैसे करोगे? इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहा है वो। ब्लड शुगर लेवल, पहले ऐसा करो सारे उसके ब्लड टेस्ट करवा लो। शाबाश, सैरिश ने सही लिखा है। पहले सिस्टेमिक सीबीसी, ब्लड प्रेशर करवा लो, ऑटोइम्यून टेस्ट करवा लो, शुगर लेवल करवा लो। ठीक हो गया? उसके बाद फिर आप करवाओगे ओसीटी एफएफए, फंडस एग्जामिनेशन, ओसीटी एफएफए, फिर बाद में आप आओगे। अच्छा, व्हाट आर द कॉज फॉर सेकेंडरी ग्लाकोमा? इसका पैथोजेनेसिस बताओ, सेकेंडरी ग्लाकोमा क्यों हुआ है? वेरी गुड हमना। हाँ, ये सैश बिल्कुल ठीक लिख रही है कि पहले क्या हुआ, हाइपोक्सिक स्टेट हुई, इस्कीमिया है, हाइपोक्सिक स्टेट हुई। हाइपोक्सिक स्टेट क्या करती है? आपके वेजेस को सिक्रीट करवाती है। वेजेस से क्या हो गई? न्यू वेसल्स बन गई। न्यू वेसल्स बन गई जगह जगह पे जहाँ पे नहीं बननी चाहिए थी। आयरस पे बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, आपके प्यूपिलरी जो पाथवे था वो ब्लॉक कर दिया, जहाँ पे एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज हो रहा था। जो न्यू वेसल्स आयरस से बन गई इन्होंने ब्लॉक कर दिया। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिजीज? एटलीस्ट 5 लिस्ट करो, ये तो आना चाहिए। एज हो गया एक, एज कैसे? अबव 50 लिखा करो। ओसीपी इज वेरी गुड, स्मोकिंग वेरी गुड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। देखो, आपने डायग्नोसिस में वो इस्कीमिक है या नॉन स्कीमिक है नहीं लिखना, और ये उन्होंने जतोई में दिया हुआ है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले नॉन स्कीमिक होगा, ब्लड थिक होगा और देन वो कंप्लीटली ब्लॉक कर जाएगा। अगर आपको ब्लड थिकनिंग पे आ जाता है, पेशेंट जल्दी आ जाता है, तो जल्दी से एंटीकोगुलेंट्स और स्टेरॉइड्स देके उसको बेचारे को थिन करवाओ, उसकी हाइपरकोगुलेट स्टेट को सही कराओ। स्कीमिक नॉन स्कीमिक में सेम चीजें होंगी, लेकिन नॉन स्कीमिक में थोड़े लेसर होंगे। यस, ड्रग्स ले रहे हैं, जवेरिया, वेरी गुड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बताओ। अ 70-year-old मैन, पहले तो मुझे एज मिल गई इसकी, एक रिस्क फैक्टर, ये एज ज्यादा है इसकी। प्रेजेंट्स विद सडन पेनलेस विजुअल लॉस इन द राइट आई। इससे आप लोगों को कुछ पता चला है? लाइन 3 तक मैं पहुंच गई हूँ। इस हिस्ट्री इज नॉन स्पेसिफिक। अभी तक मेरा डीडी क्या बना है? यहाँ तक मेरा डीडी क्या बनता है? लाइन 3 तक डीडी। अभी तक मैंने फंडस देखा ही नहीं, डीडी बताओ मुझे। इट कुड बी CRAO और CRVO। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पेशेंट की हिस्ट्री से। अब मैं क्या करूंगी? फंडस एग्जामिनेशन करूंगी। जब हम फंडस एग्जामिनेशन किया तो उसमें क्या चीज मिली? डायलेटेड वेन्स मिली और हेमरेजेस ऑल ओवर द रेटिना मिल गए। अब बताओ प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है इसका? इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी? इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली, कॉम्प्लिकेशंस लिखवाओ क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशंस लिखवाओ। देखो, आपने नॉन स्कीमिक स्कीमिक नहीं लिखना कहीं भी। न्यू वास्कुलर CMO और मैक्यूलोपैथी, वेरी गुड। और कंप्लीट ब्लाइंडनेस लिख दो। व्हाई आर यू लूजिंग मास्क? इतनी छोटी सी बात के लिए विट्रस हेमरेजेस हो जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, लेट मी राइट देम डाउन, जब आप ये रीड करो ताकि याद हो जाए। पहले तो आप लिखोगे सेकेंडरी ग्लाकोमा।
उसके बाद आप लिखोगे CME, विट्रस हेमरेज, मैक्यूलोपैथी, इसके बाद ब्लाइंडनेस, ऑलवेज राइट ब्लाइंडनेस इन दिस केस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। अच्छा, आई वांट एक हम कंपैरिजन टेबल कर लें कल का और आज का, क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ हिस्ट्री पेशेंट की सुनते हो तो हमें पता नहीं चलता है कि वो वीनस एक्लूजन हुई है या आर्टरियल एक्लूजन हुई है। सो लेट्स डू दिस। अगर वीनस और आर्टरीज में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस टेबल इंपॉर्टेंट है बुक में, क्विक रिवीजन के लिए ये ड्रॉ कर लो। ये मैंने अपने 4th ईयर में अपनी बुक पे किया था ड्रॉ। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन जो होता है काउंटिंग फिंगर्स होता है, और इसमें काउंटिंग फिंगर्स को हम ऑल्सो HM लिखा हुआ आ जाता है सिनेरियो में, हैंड मोशन, हैंड मूवमेंट, हैंड मोशन। नो परसेप्शन ऑफ लाइट है ये, इसको परसेप्शन ऑफ PLB इसका एब्सेंट है। इसमें प्यूपल डायलेटेड होगा। प्यूपल इसमें कैसा होगा वीनस में? इसमें माइल्ड टू मॉडरेट डायलेटेशन होगी, डिपेंड करता है इस्कीमिक है कि नॉन स्कीमिक स्टेट है। अच्छा, कल हमने किया था कि आर्टरियस में, आर्टरियल ब्लॉकेज में पेल वाइट अपेयरेंस हो रही थी, एडिमा ऑफ डिस्क हो रहा था और चेरी डेड स्पॉट था, और वेन्स क्या थी, कैटल ट्रकिंग नजर आ रही थी। अब इसकी फंडस एग्जामिनेशन में हमें टोमेटो स्प्लैश अपेयरेंस मिलेगी, लाल लाल हेमरेजेस, सेवरल हेमरेजेस, कॉटन वूल स्पॉट मिलेंगे ऐसे करके, रुई के, ये देखो कॉटन वूल स्पॉट, और एनगॉर्ज या टॉर्चरस वेन्स मिलेंगी। डायलेट क्यों है? RAPD की वजह से, इसमें RAPD पॉजिटिव है। पॉजिटिव।